मित्रों, नेपाल हमारा पड़ोसी देश, जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और पहाड़ियों की रानी, पहाड़ों पर देवदार और सागौन के पेड़, इस तरह के नज़ारे वाकई में नेपाल को समृद्ध नेपाल बनाते हैं। परंतु इधर कुछ दिनों से नेपाल जाने वाले पर्यटकों में एक अजीब सी दुविधा है कि जाएं कि न जाएं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये भैरहवा और काठमांडू बुटवल होते हुए ये मुख्य मार्ग है वहाँ का, और जब गाड़ी चलती है तो धुएं का गुबार न हो कि ये धूल का गुबार और एक ऐसी स्थिति पैदा कर देती है पीछे वाले गाड़ी के लिए कि उसको देखना दूभर हो जाता है, और 10-15 सेकंड के लिए गाड़ी रोकनी पड़ जाती है जब धूल थोड़ा सा हटता है और विजिबिलिटी दिखने लगती है। दिन की बात है ये कि दिन में विजिबिलिटी होने की स्थिति में गाड़ियाँ रुक रुक कर चलती हैं यहाँ, और जो टूरिस्ट गाड़ी में बैठा होगा ना, उसके दिल में उफ निकल आएगा। कब, चूँकि दिखाई नहीं दे रहा है ड्राइवर को, कब कोई बड़ा सा गड्ढा या कोई बड़ा सा पत्थर कार या बस के नीचे आ जाएगा, आप कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह से नेपाल पर्यटन इन रोड के चलते बड़ी दुविधा में है। अब इस दुविधा के लिए क्या कह सकते हैं, हमें पता नहीं था, अन्यथा हम नेपाल जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते। लेकिन जब गाड़ी में बैठ गए और रोड की इस दुर्दशा को देखा तो वाकई में उफ निकल गया। नेपाल जो समृद्ध शक्तिशाली सांस्कृतिक विरासत अपने में संजोए हुए है, लेकिन पर्यटक जब जाता है ना, तो वह चाहता है कि एक अच्छा रोड मिले मुझे, जहाँ से हम कहीं भी अप्रोच कर सकें, हमारा समय बचे, और सड़क के दोनों किनारों की जो विजिबिलिटी है, जो दृश्य हैं, जो सुंदर दृश्य हैं, उसको वो देखकर अपने दिल में बसा ले। लेकिन पहले सिंगल रोड होने के कारण नेपाल में थोड़ी दुविधा ज़रूर रहती थी, लेकिन आदमी धीरे धीरे करके और बिना धूल धक्कड़ के पहुंच जाता था। लेकिन जब से 4 लेन का विकास होना शुरू हुआ है, 4 लेन जब बनेगा तब बनेगा। अभी की स्थिति ये है कि 4 लेन बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। वाकई में होना भी चाहिए, हर किसी देश के लिए यह ज़रूरी पार्ट है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह चौड़ीकरण होते होते लगभग 2026 आ जाएगा। एक लंबा पीरियड है जो इस चौड़ीकरण के करिश्माई संयोग और समय के समन्वय को एक करते हुए 2026 के बाद ही यह सब कुछ सही हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। होने को तो 1 महीने में हो जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ सड़कों को लेकर मेरा मन वाकई में बहुत ही विदीर्ण हुआ, और इस दुर्गम रास्ते के साथ हमने 8 दिन नेपाल में बिताए हैं। जहाँ 3 घंटे लगने चाहिए वहाँ 8-8, 9-9 घंटे लगे हैं। समय भी गया और श्वास के जरिए धूल भी अंदर गई। अब शरीर की स्थिति क्या रहती थी, 8-9 घंटे के जर्नी के बाद पूरा शरीर टूट जाता था। ऐसा लगता था कि अब कहीं घूमना नहीं है, अब आज हम आराम करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जैसे पोखरा, धक्के खाते हुए, धूल खाते हुए, उठा पटक करते हुए अगर हम पोखरा पहुंच गए, तो पोखरा का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ, लोकल जो सिटी है वो बढ़िया बना है। वो उसका कोई चौड़ीकरण नहीं हो रहा है, जैसे है वैसे ही है, और वहाँ फिर थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन पोखरा से जब आप मुक्तिनाथ की तरफ बढ़ेंगे तो भी वही हाल है।
और पोखरा से जब आप काठमांडू की तरफ बढ़ेंगे तो भी वही हाल है। काठमांडू से जब आप चितवन की ओर आएंगे तब भी वही हाल है, और चितवन से जब भैरवा की तरफ आएंगे तब भी वही हाल है। तो इस तरह से रोड के इस दुविधा और इस निष्ठुरपन, या जो रोड बनाने की कंपनियां हैं उनके भी कुछ ढिलाई, ये सारी चीज़ें मैं कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने इस तकलीफ़ को झेला है। हमारे ड्राइवर ने इस तकलीफ़ को एक एक पल जिया है, और कब हमारी गाड़ी ढब से आवाज़ करेगी और लगेगा कोई पत्थर हमारे बोनट से या कहीं से कार के अंदर टकराई। तो ये आवाज़, अच्छा जब धूल के गुबार उठते हैं ना, तो स्थिति ये हो जाती है कि सामने बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। फिर हमारा ड्राइवर सिर्फ हार्न बजाता है कि सामने वाली गाड़ी कोई आके टक्कर न मार दे। ये एक बहुत बड़ा डर ये भी है, क्योंकि उसको भी नहीं दिख रहा, हमें भी नहीं दिख रहा कि सामने क्या है। इतना ज़्यादा धूल के कण स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेपाल के पर्यटन में थोड़ा सा व्यवधान पैदा कर रहे हैं, और कम से कम मेरे अनुमान के अनुसार 2 साल लग जाएंगे। यदि आप नेपाल आ रहे हैं तो बेशक आइए, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन सूचना देना मेरा काम था। मैं इस ब्लॉग के ज़रिए आप सभी को यह सूचित कर रहा हूँ कि नेपाल के रोड में ये कठिनाइयाँ आपको आएंगी। चलिए, अगला एपिसोड हमारा लुम्बिनी का होगा।